दबंग राजपूत गुड आफ्टरनून, आपको भी जुड़ जाइए। जुड़ जाइए सभी लोग। प्रिंस केसरी गुड आफ्टरनून, आपको भी। रोहित कुमार गुड मॉर्निंग। दादा ठाकुर आ गए हैं, हेलो। जुड़िए सभी लोग, जुड़िए। सभी जुड़ जाइए। नीतीश कुमार है। कोई शेयर कर दीजिए, कोई ग्रुप कुछ में शेयर कीजिए। बहुत कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। महावीर दयाल हाय, जुड़ते जाइए जल्दी। जुड़ जाइए सभी को। सभी को नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप लोग? सत्तू सत्येंद्र महतो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। मॉर्निंग अभी तो नहीं है फिलहाल। चलिए बहुत अच्छा। आवाज आप लोग का तक पहुंच रहा है क्या? आज बिना माइक के पढ़ा रहे हैं क्योंकि माइक थोड़ा खराब हो गया, इसलिए कल से फिर हम प्रॉपर अच्छा से पढ़ेंगे। आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है, आ रहा है। आज थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। दबंग राजपूत काहे हंस रहे इतना? चलिए, रोशन राय भी जुड़ चुके हैं। सभी लोग फटाफट आ जाइए जल्दी से लाइव। साढ़े 10 बजे जो क्लास चलने वाला था, यहाँ पर वाईफाई काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क यानी केबल कहीं कट हो गया था, इसलिए आप लोगों को हम मैसेज कर दिए थे। क्या बोल रहे हैं? सत्तू सत्येंद्र महतो नो सर, आवाज नहीं जा रहा है। प्रिंस केसरी कह रहे हैं सर आज क्लास है ना? हाँ क्लास होगा, अभी होगा आप लोगों का क्लास। बस ये कहिए कि आवाज आ रहा है ना? बिना माइक से आज पढ़ा रहे हैं, माइक खराब हो गया है इसलिए। ठीक है, हम थोड़ा कस के बोलने की कोशिश करेंगे। जुड़ जाइए।
बस स्टार्ट करें अब क्लास को, इतना ही जुड़ेंगे। अच्छा, प्रिंस केसरी बोल रहे हैं कि आज तो WCS का क्लास था नहीं, लेकिन आपका आज क्लास होगा वर्कशॉप सॉरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास होगा, क्योंकि आपका WCS और इलेक्ट्रिक सर दूसरे सर पढ़ाएंगे। हम आपको बोले थे क्लास में, तो हम अभी आप लोग का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही लेंगे। आप लोग कहेंगे अगर तब हम WCS या इलेक्ट्रिक लेंगे, ठीक ना, नहीं तो आपका दूसरे सर पढ़ाएंगे, ठीक। सभी को लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल के क्लास में हम लोग प्रतिरोध और उसके नियम पर चर्चा किए थे और उसके बारे में सारे जानकारी लिए थे। आज हम उस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसमें जो हम पढ़े थे कि प्रतिरोध किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो पहला पढ़े थे कि प्रतिरोध जो है लंबाई पर डिपेंड करता है, नहीं। दूसरा पॉइंट पढ़े थे कि प्रतिरोध पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट पढ़े थे कि प्रतिरोध पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। और फिर चौथा पॉइंट पढ़े थे कि प्रतिरोध आपका टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, नहीं। तो अभी हम 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि टेम्परेचर पर कैसे प्रतिरोध डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा कल का थोड़ा डिस्कशन करते हुए सूत्र का कि पढ़े थे क्या, R बराबर पढ़े थे रो L अपॉन A पढ़े थे, नहीं। R बराबर रो L अपॉन A पढ़े थे, जहां पर R जो है आपका प्रतिरोध है, ठीक ना। रो जो है आपका रेसिस्टिविटी है, यानी क्या है, प्रतिरोधकता है। L क्या है, तो चालक की लंबाई है, यानी तार की लंबाई है। A क्या है, तो उस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक ना। यहां से हम लोग ये प्रतिरोध का फार्मूला देखे थे। अब देखिएगा, यहीं से हम एक और देखे थे, यहां से रो बराबर देखे थे R इंटू A अपॉन क्या देखे थे, L। ये देखे थे ना, प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी बराबर देखे थे R गुने A बटा L, जहां पर क्या है, R प्रतिरोध, A है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, L क्या है आपका कंडक्टर का आपका लंबाई है। यहां से ये हम दो फार्मूला आपका देखे थे। इस पर चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन लिखा जाए। प्रदीप सिंह बोल रहे हैं ज्यादा व्हाइट दिखा रहा है, व्हाइट बोर्ड चमक रहा है क्या, अच्छा नहीं दिख रहा है, बताइएगा। प्रिवम शिवम लेट से जुड़े हैं, अच्छा से दिख रहा है बोलिए, हमें थोड़ा बताइए। थोड़ा क्वालिटी ना बढ़ा लीजिएगा, अच्छा से दिखेगा। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। किसी पदार्थ
का किसी पदार्थ के बने हुए प्रतिरोध किसी पदार्थ के बने हुए एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। कितना ओम है? 4 ओम है। यदि तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, यदि तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर हो तथा पृष्ठ क्षेत्रफल 2 mm स्क्वायर है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर हो, तो तार की प्रतिरोधकता ओम मीटर में ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी पदार्थ के बने हुए एक तार जिसका प्रतिरोध 4 ओम है और यदि तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर हो तथा पृष्ठ क्षेत्रफल 2 mm स्क्वायर है, तो तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। वो भी किसमें? तो ओम मीटर में। दिख रहा है ना अच्छा से? ठीक है, नहीं नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं दिखता है तो ये चीज दिख रहा है ना? बताइएगा, दिख रहा है ना बोर्ड पर क्वेश्चन जो लिखा है सो? हाँ ठीक है, तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पहले आपको बना कर दिखाते हैं, बताते हैं, फिर समझिएगा। देखिए कहा किसी पदार्थ के बने हुए एक तार का प्रतिरोध, एक तार है, मान लीजिए यह जो तार है, ध्यान दीजिएगा, यह जो तार है, इस तार का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? तो 4 ओम दिया हुआ है, ठीक ना? देखिए एक तार है कोई भी पदार्थ का जिसका प्रतिरोध 4 ओम दिया है। अब आगे बढ़िए, यदि तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, कितना है? ये जो तार की लंबाई है यह आपका 40 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए, ये जो तार यहां से यहां तक है इसका लंबाई है 40 सेंटीमीटर, ठीक। आगे बढ़िएगा तो है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कितना है? 2 mm स्क्वायर, यानी ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ये जो एरिया है वह कितना है? 2 mm स्क्वायर है, 2 वर्ग मिलीमीटर है, ठीक ना? क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इतना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। अब आपको ज्ञात क्या करना है? तो रेसिस्टिविटी पता करना है। क्या चीज पता करना है? प्रतिरोधकता पता करना है, ठीक ना? तो वो भी किसमें पता करना है? तो ओम मीटर में। ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर डायरेक्ट यहां से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन गलती हो जाएगा। यहां देखिए ओम मीटर में है, तो देखिए ओम में तो है ये, यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ठीक ना? तो आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर को क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब आप फार्मूला लगाइएगा ना, तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिएगा क्या दिया हुआ है। तो तार का प्रतिरोध आपका दिया हुआ है, तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, इसका मतलब R का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 4 ओम आपका दिया हुआ है, ठीक। तार का लंबाई आपका दिया हुआ है, यानी तार की लंबाई यानी क्या दिया हुआ है? L का मान दिया हुआ है,
एल का मान है कितना, तो 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितना है, तो 40 सेंटीमीटर है। अब कहिए 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है, ओम मीटर में आप आंसर दीजिए। तो देखिए 40 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 40 बटा 100, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, आपका मीटर में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0.4 मीटर हुआ। होगा कि नहीं होगा, बताइएगा, होगा ना, इतना समझे कि नहीं। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर होगा कि नहीं, बताइए। अच्छा, चंदन कुमार कह रहे हैं कि साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, आज मैथ ना, अभी हम सेकेंड ईयर को पढ़ा रहे थे तो उसमें आपका मैथ गड़बड़ हो गया, तो हम कल से कोशिश करेंगे, आज थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। हाँ, समझ रहे हैं कि साउंड का प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक ना। कल से आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो देखिएगा, तो यहां से लंबाई सेंटीमीटर में था तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है कि पृष्ठ क्षेत्रफल देखिएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल आपका यानी ए का मान दिया हुआ है, किसमें दिया है, तो 2 mm²। देखिएगा, इसको बोलते हैं वर्ग मिलीमीटर, नहीं, देखिएगा वर्ग मिलीमीटर। तो इसको, ये वर्ग मिलीमीटर में है, इसको हमको बदलना होगा किसमें, तो मीटर में बदलना होगा, वर्ग मीटर में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, आप लोग सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 mm होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर 1 मीटर में 1000 mm होता है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होता है। हमको जो चीज में कन्वर्ट करना है उस चीज आगे रखेंगे, तो कहिए, इसीलिए 1 mm में 1/1000 मीटर होगा ना, 1 mm में 1/1000 mm मीटर होगा। अब बताइए इतना होगा कि नहीं, चलिए, मतलब mm को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1000 से भाग देंगे, इसका मतलब 10 के पावर -3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, नहीं। देखिए 1/1000 को आप 10 के पावर -3 मीटर लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहां से इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 mm² मतलब क्या, mm गुने mm कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम आपको पूरा तोड़ के बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको इतना नहीं बनाना होगा। mm² को mm गुने mm लिख सकते हैं। अब कहिए यहाँ पर 2 mm है, तो दोनों mm को किस में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो कहिए 2 गुने 10 के पावर -3 मीटर 1 mm में, फिर इसको भी mm में से मीटर में बदलना होगा, तो 10 के पावर -3 मीटर। कहिए होगा कि नहीं होगा, यहां से ये चीज होगा। समझ में आया तो बोलिएगा, नहीं तो फिर कहिएगा हम रिपीट करेंगे। आया समझ में, कहां बोल रहे हैं, भाग गए क्या सभी। अच्छा, नहीं समझे तो ध्यान देंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 2 mm² दिया हुआ है, यानी 2 वर्ग मिलीमीटर दिया हुआ है। तो कहिए मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो मिलीमीटर गुने मिलीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, mm² को लिख सकते हैं कि नहीं, कहे कि इसके पावर 2 है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब कहिए यहाँ पर 1 mm
1 mm बराबर 10 के पावर -3 मीटर होता है। ध्यान देंगे यहाँ से 1 mm बराबर 10 के पावर -3 मीटर होता है। तो कहिए तो यहाँ पर mm को हम 10 के पावर -3 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो देखिए mm को हम 10 के पावर -3 मिलीमीटर लिखे, फिर ये आपका mm में है तो इसको भी 10 के पावर -3 मीटर लिखेंगे ना। अब यहां से देखिएगा क्या लिखेंगे, 2 गुने 10 के पावर -3 कितना होगा? -6 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी यह एरिया हुआ कि वर्ग मीटर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। तो फाइनली हमको देखिएगा 2 mm स्क्वायर को हम मीटर में यानी वर्ग मीटर में लिखे तो कितना हुआ? 2 गुने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर हुआ। ध्यान देंगे, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। हम आपको बताएं कि 1 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 होता है। कितना होता है? 10 के पावर -3 मीटर होता है। तो कहिए mm स्क्वायर है तो 10 के पावर -3 दो बार होगा कि नहीं? मीटर में चेंज करेंगे तो होगा। तो यहाँ से देखिएगा 2 गुने 10 के पावर -3 फिर 10 के पावर -3 तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं समझेंगे तो एक सूत्र में लिखे है कि नहीं? x के पावर a गुने देखिएगा x के पावर b बराबर क्या होता है? x के पावर a प्लस b, ये सूत्र होता है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, अब कहिए आपके पास प्रतिरोध भी दिया हुआ है, लंबाई भी दिया हुआ है, वो भी किसमें? देखिएगा मीटर में दिया है लंबाई। यहाँ से पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल के आ गया किसमें? वर्ग मीटर में। तो अब बताइए आपको प्रतिरोधकता पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे रो पूछ रहा है। तो रो बराबर हम जाने थे क्या? R गुने A बटा L। कहिए ये चीज हम कल बताए थे कि नहीं? ये चीज बताए थे। ये कहां से आया? तो देखिएगा R बराबर रो L अपॉन A होता है ना। तो यहीं से आप R रो लिखेंगे तो रो बराबर R A बटा L होगा कि नहीं? तो यहां से देखिए तो रो बराबर R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 4 ओम दिया हुआ है ना, गुने A का वैल्यू यानी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? तो 2 गुने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहां से देखिएगा तो ये वैल्यू हम लिख दिए बटा लंबाई कितना है? तो देखिए लंबाई कितना है? 0.4 मीटर। कितना है? 0.4 मीटर है ना, 0.4 मीटर है। अब कहिए यहाँ पर ये दशमलव है, ध्यान देंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में कितना है? 1 0 नहीं। तो देखिए तो 4 से 4 गया, कितना? 4 से 4 गया। अब बताइए कितना हुआ? तो देखिए 2 गुने 10 के पावर -6 और 10 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -5 होगा कि नहीं? 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर 1 तो पूरा कितना होगा? 10 के पावर -5। बताइए ये ओम है तो ओम लिख दिए। कहिए ये मीटर, ऊपर में मीटर स्क्वायर तो 1 मीटर कट जाएगा ना, 1 मीटर बचेगा। इसका मतलब क्या बचा? ऊपर में मीटर बचा। तो आपका रो का वैल्यू इतना आया कि नहीं? इतना आया रो का वैल्यू। तो यहाँ से प्रतिरोधकता बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुने 10 के पावर -5 ओम मीटर। आंसर बताइए समझे कि नहीं समझे? बताइएगा समझे कि नहीं?
बताइएगा, समझे कि नहीं। जवाब दीजिए, अगर नहीं समझे तो फिर बोलिए तो बताएंगे। आपको यहाँ से कुछ नहीं था, ये तो आपका क्वेश्चन था कि जस्ट फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए, नहीं। लेकिन आपको दिक्कत क्या था कि पूछ दिया था ओम मीटर में, लेकिन आपका वैल्यू दिया था 1 सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर स्क्वायर में दिया था। तो कहिए, जब मिलीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तब ना आंसर करेक्ट आएगा। तो हमने वही काम किया कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए, फिर मिलीमीटर को इसमें चेंज किए, मीटर में चेंज किए, नहीं। तब हमने यह वैल्यू रख दिया, तो आपका आंसर इतना आ गया, ठीक ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना 1-2 बार, तो आप फिर समझ पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर भैया क्या करते हैं, उतारे लौटा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी तार की लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, जिसका प्रतिरोध 7 ओम है, एवं विशिष्ट प्रतिरोध 0.0044 ओम मीटर है, ठीक ना। तो कहता है, तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, हर बार हम अलग अलग तरह से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना, ताकि आप सभी के बारे में जान सके। आप अपने से किताब में खोजिएगा क्वेश्चन और बनाइएगा, फिर नहीं बने तो आप हमसे पूछिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में पढ़े थे क्या कि प्रतिरोधकता निकालिए, नहीं। इस क्वेश्चन में क्या है निकालने के लिए, तो देखिए कह दिया है कि तार का व्यास निकालिए। क्या निकालिए? तार का व्यास निकालिए। देखिए, तो क्वेश्चन देखिए समझिएगा, कहता किसी तार का लंबाई दिया है कितना, तो 10 मीटर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, कोई तार बना लीजिए, इस तार का लंबाई कितना है, तो 10 मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब कहिए प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, तो 7 ओम दिया हुआ है। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना ओम दिया है, 7 ओम दिया है, 7 ओम दे दिया। अब कहिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध मतलब क्या, प्रतिरोधक का इंग्लिश में कहेंगे तो रेसिस्टिविटी, या एक और टर्म है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो यहां से देखिएगा, रो का वैल्यू भी दे दिया है कितना, 0.0044 ओम मीटर, ये दिया है। यहां हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो देखिए तार की लंबाई यानी L का वैल्यू दिया हुआ है
10 मीटर दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। अब देखिएगा तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 7 ओम दिया हुआ है। प्रतिरोधकता यानी रो का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 0.0044 ओम मीटर इतना दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या, ये जो तार का जो मोटाई है, इसका मतलब ये जो व्यास है, ये जो डी है, ये डी निकालने के लिए पूछ रहा है। नहीं तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो इसका मतलब ये क्या है, वृत्त है ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए एरिया निकालेंगे, तो एरिया बराबर हम सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर व्यास निकालना है, तो कहिए जब व्यास दिया रहता है तब एरिया बराबर क्या होता है, तो पाई डी स्क्वायर बटा 4 हो जाता है। सभी जानते हैं कि जब त्रिज्या दिया रहे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जब व्यास डी दिया रहे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बटे 4, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए आप यहां से एरिया तो दिया नहीं था, तो यहां से हम लगा देंगे फॉर्मूला, जानते हैं R बराबर रो L बटे A। कहिए ये फॉर्मूला तो जानते हैं सभी को, प्रतिरोध बराबर, तो बताइए R का वैल्यू कितना है, तो 7 ओम है बराबर है, तो बराबर दे दीजिए। कहिए रेसिस्टिविटी कितना है, तो 0.0044 ये चीज दिया है, नहीं ओम मीटर में दिया है। चलिए अब देखिए L का वैल्यू कितना दिया होगा, 10 मीटर दिया हुआ है ना, 10 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए A का वैल्यू यानी पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, नहीं ना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। हम जानते हैं जब त्रिज्या रहे तो पाई आर स्क्वायर होता है, और जब व्यास रहे तो पाई डी स्क्वायर बटा 4 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हमको निकालना क्या चीज है, तो व्यास निकालना है। ध्यान देंगे यहाँ से हमको निकालना है व्यास, तो व्यास वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा पाई डी स्क्वायर बटे 4। ये फॉर्मूला होगा कि नहीं, इतना फॉर्मूला बताइएगा। यहां तक समझे कि नहीं, जवाब दीजिएगा। चलिए विनय भी जुड़ चुके हैं। अच्छा आवाज गूंजता है ना, जब आप लोग क्लास में रहते थे तो नहीं गूंजता था, अब अकेले हो गए हैं इसलिए थोड़ा गूंजता है। दोनों गेट खिड़की सब खोल दिए हैं फिर भी गूंजता है। थोड़ा माइक का भी प्रॉब्लम है, माइक नहीं है तो इससे और ज्यादा गूंजता है। आज भर बस मैनेज कीजिएगा। देखिए यहां तक समझे कि नहीं बताइएगा। बिल्कुल हाँ होगा, कह रहे हैं सब। तो देखिए यहां से प्रियम शिवम कह रहे हैं 5√5। अच्छा देख लेते हैं, बना रहे हैं आप लोग। तो यहां से देखिएगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 7 बराबर 0.0044 गुने 10। कहिए ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर में 4 होगा, नीचे में पाई डी स्क्वायर होगा। कहिए ये 4 भागा में है तो ऊपर में गुना होगा, इतना लिख दिए। अब देखिए हम इसको इधर भेज लेते हैं, इसको इधर भेज लीजिए, तो पाई डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 0.0044 गुने 10 गुने 4। अब बट्टा में देखिए ये 7 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां से देखिए पाई का मान हम ले लेते हैं 22/7 ले लेते हैं 22/7। तो देखिए यहां से क्या होगा, डी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो 0.0044 गुने
10 गुने 4 अब बट्टा 7 तो होगा ही, लेकिन देखिए ये 7 नीचा में है तो कोणीय गुना होगा तो ऊपर में गुना हो जाएगा 7, होगा कि नहीं। ये 22 ऊपर में है तो कहिए नीचे में गुना होगा कि नहीं, 7 के साथ 22 गुना होगा। अब देखिए अब काट दीजिए, 7 से 7 गया, ठीक ना। अब देखिए 22 से काटिएगा तो इधर काटिएगा 0.002 होगा इतना। अब इसका मतलब डी स्क्वायर बराबर, ध्यान देंगे, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0.002 गुने क्या है देखिएगा 1040, कितना होगा 40। यहां से आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 0, एक और बढ़ेगा, मतलब ये समझ लीजिए कि इसको अगर हटाएंगे तो नीचे में 1000 नहीं, एक जीरो से एक जीरो कटा, इसका मतलब डी स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 और नीचे में कितना 100, इतना होगा ना। तो यहां से आप कह सकते हैं डी स्क्वायर बराबर 0.08। इतना तक समझे कि नहीं कहिएगा, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन था, इतना तक समझे कि नहीं बताइएगा जरूर। एक बार हम फिर से करते हैं, देखिएगा यहां से फिर से करते हैं, देखिए यहां देखिएगा डी स्क्वायर बराबर 0.0044 गुने 10 गुने 4 बट्टा 7 होगा। 22 ऊपर है तो 22 नीचे गुना होगा तो नीचे 22 कीजिए, 7 नीचे है तो 7 ऊपर गुना होगा तो 7 कर दीजिए। अब कहिए यह दशमलव हटाइएगा तो नीचे में कितना जीरो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इतना जीरो देंगे ना। अब कहिए बचा क्या 22 दूनी 44, ये 7 से 7 गया, इसका मतलब देखिएगा डी स्क्वायर बराबर कितना 4 दूनी 8 नहीं, एक जीरो से एक जीरो ये भी कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा यानी ऊपर में 2 गुने 4 तो 8 और नीचे में कितना 1000। कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक था तो यहां से डी स्क्वायर बराबर 0.008 होगा। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं डी बराबर लिख दीजिएगा √0.008। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आता है आपका डी का मान 0.089 ये आता है, ठीक ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि व्यास बराबर 0.089 मीटर, आंसर समझ गए होंगे। कैलकुलेशन था थोड़ा, देखिए बिना ही जवाब दे रहे हैं 0.008 तो ये तो आपका डी स्क्वायर निकला ना, ये आपका डी स्क्वायर निकला, डी नहीं निकला। डी कब निकलेगा जब यह स्क्वायर हटाइएगा तो अंदर में रूट जाएगा वर्गमूल, अब इसको वर्गमूल निकालिएगा तब आपका मान निकलेगा, ठीक ना, तब आपका मान निकलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक लास्ट क्वेश्चन और है, देखिएगा ध्यान से। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि यदि 15 मीटर एक यूरेका तार का व्यास दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा उस तार का प्रतिरोध 3.75 ओम है। ठीक ना, 3.75 ओम है। तो इस पदार्थ का प्रतिरोधकता ज्ञात करें। देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कहता है यदि तार 15 मीटर, यदि तार की लंबाई, ठीक ना, ये क्या है, यदि तार की लंबाई 15 मीटर, एक यूरेका का तार का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है तथा उस तार का प्रतिरोध 3.75 ओम है, तो इस पदार्थ का प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। वो भी किसमें ज्ञात करना है, तो ओम मीटर में ज्ञात करना है। किसमें, ओम मीटर में। कहिए होगा कि नहीं होगा, थोड़ा ट्राई कीजिए, कितना आंसर आता है, ट्राई कीजिए तो। अच्छा ध्यान देखिए इधर, प्रियम शिवम कह रहे हैं कि रूट का मान कैसे निकलेगा, यही कह रहे हैं क्या, ये चीज पूछ रहे हैं, बता दें। देखिए शिवम क्या कह रहे हैं कि रूट का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो रूट था 0.008 था, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, निकाल दें, बताइए। विनय कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा, अभी लेट है, ठीक ना, अभी लेट है, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो इजी है, बना लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से आप ट्राई कीजिएगा, हम बता रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा हम आंसर नहीं निकालेंगे, आप यहाँ से निकालेंगे। देखिए कहता है तार का लंबाई कितना है, ध्यान दीजिएगा, तार का आपका लंबाई जो है वह है 15 मीटर, तार का लंबाई 15 मीटर है, यानी L का वैल्यू दिया हुआ है, और इसका प्रतिरोध भी दिया हुआ है 3.75 ओम है ना, और तार का व्यास दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो तार है इसका ये जो व्यास है, यानी यहाँ पर D का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो आपका तार का व्यास है, यानी यह पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसमें आपका इसका D दिया है, इसका मतलब व्यास दिया हुआ है। तो आप सीधे फार्मूला लगाएंगे और आपसे रो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रो। यहाँ पर देखिएगा R का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3.75 ओम दिया हुआ है, और L का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है ना, D का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिएगा ये चीज है सेंटीमीटर में, तो इसको आप मीटर में बदल देंगे, तो 14 में 100 से भाग दीजिएगा, मीटर बदलेगा, इसका मतलब 0.14 मीटर D का वैल्यू हो गया। अब यहां से आप जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं, रो बराबर R
अपॉन एल, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए आर का वैल्यू कितना है, तो 3.75 है, गुने ए मतलब एरिया, एरिया क्या कहेंगे, जब डी दिया है तो एरिया क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बटे 4 होगा कि नहीं, एरिया ये होगा। इसके नीचे में बट्टा क्या है, लेंथ, तो लंबाई कितना है, 15 मीटर है। ध्यान देंगे लंबाई कितना है, तो 15 मीटर है। अब पहले यहां से क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.75 गुने पाई, देखिए डी का मान कितना है, तो 0.14 तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर होगा। और नीचे में देखिएगा बट्टा 4 है, यहाँ पर देखिए ये बट्टा 4 है, तो ये 4 तो नीचे में आ जाएगा, तो क्या होगा 15 गुने 4 होगा कि नहीं, 15 गुने 4। अब एक चीज बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा, 3.75 गुने पाई का मान कितना लेते हैं, 22/7, सभी को पता है। तो पाई का मान 22 नहीं, देखिए 22/7, तो बट्टा 7 तो नीचे में आ जाएगा, तो 15 गुने 4 गुने 22/7, तो 7 नीचे आएगा ना। अब गुने देखिएगा 0.14 का स्क्वायर, 0.14 का स्क्वायर, यहां से ये करेंगे तो आपका रो का वैल्यू आ जाएगा। कहिए होगा कि कर दें कैलकुलेशन, यहां से कैलकुलेशन हो जाएगा कि कर दें, बताइए। हाँ शिवम कह रहे हैं 0.385, 0.385। देखिएगा थोड़ा कुछ पॉइंट में मिस्टेक कर रहे हैं, पॉइंट में मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा अच्छा से। देखिए तो यहां से क्या होगा, 3.75 गुने 22 गुने 0.14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर सभी जानते हैं 196 होता है, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 के स्क्वायर 4 अंक के बाद दशमलव होगा ना, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव होगा। अब बट्टा में क्या है, तो 15 गुने 4 गुने 7, अब इजी से हो जाएगा, कर लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा आपका, रो का वैल्यू आ जाएगा 0.00385 ओम मीटर। देखिएगा इतना आता है कि नहीं, बताइएगा कैलकुलेशन करके, इतना आ जाता है कि नहीं। शिवम आपका इतना ही आया कि इतना आएगा, देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा, कीजिए शिवम। हाँ ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। अब देखिएगा हम पढ़े थे क्या कि प्रतिरोध के नियम में चौथा पॉइंट पढ़े थे कि प्रतिरोध
टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। तो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव पढ़ेंगे, ये चीज, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, ठीक ना, कि प्रतिरोध यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, यही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो है उस टर्म को समझिएगा, ये है आपका ताप गुणांक, यानी इसको तापमान गुणांक भी कहते हैं, यानी टेम्परेचर TEMPERA टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या होता है, दीजिए ध्यान। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, डिफिनीशन है, पहले डिफिनीशन समझ लीजिए। किसी चालक के तापमान में पर डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब समझिएगा, है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि किसी चालक पदार्थ में जो टेम्परेचर है वह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उस चालक का प्रतिरोध कितना चेंज हुआ। मतलब देखिएगा, अभी मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 प्रतिरोध था, मतलब R0 प्रतिरोध था। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का वैल्यू R0 ओम था। जब टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस कर दिए, अब हो गया क्या, RT, क्या हो गया, RT ओम हो गया। तो कहिए, पहले टेम्परेचर जब कुछ नहीं था तो प्रतिरोध इतना था, अब टेम्परेचर बढ़ाए तो प्रतिरोध इतना हो गया। इसका मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ कि नहीं, प्रतिरोध में परिवर्तन कितने का, तो RT माइनस R0 होगा ना। तो यही परिवर्तन जो है वह क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी इसे अल्फा से सूचित किया जाता है, किससे, अल्फा से, यानी इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक ना। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसका मात्रक पर डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, इसको पढ़ेंगे क्या चीज, पर डिग्री सेल्सियस। क्या पढ़ेंगे, पर डिग्री सेल्सियस होता है किसका मात्रक, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मात्रक जो होता है
पर डिग्री सेल्सियस होता है, और इससे सूचित क्या चीज से करते हैं, तो अल्फा से सूचित करते हैं। किसका? टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। इसका मतलब देखिएगा, कुछ कुछ ऐसा धातु है जिसको टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, कुछ ठीक ना। और कुछ कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है। तो देखिए, जैसे आपके पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम और कॉपर, ध्यान देंगे, ये एल्युमिनियम, कॉपर या चांदी, सिल्वर जो है, ये ऐसा धातु होते हैं, ऐसा होते हैं जिसको आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक ना, इसका प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जैसे रबर, ठीक ना, रबर, इसको क्या कहते हैं, इसमें टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है। जस्ट अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट तापमान, तापमान के बदलने से, बदलने के साथ यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध परिवर्तन को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है, तापमान के बदलने से प्रतिरोध में जो होने वाले परिवर्तन है वही चीज दर्शाता है आपका क्या? ताप गुणांक दर्शाता है, ठीक ना। क्या दर्शाता है? तो ताप गुणांक। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर यानी ताप गुणांक दो प्रकार का होता है। ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब धनात्मक ताप गुणांक। ध्यान दीजिएगा, एक है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और दूसरा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो हम पहला की बात कर लेते हैं कि धनात्मक ताप गुणांक क्या होता है। तो जिस पदार्थ को ताप में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो उसे धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। अब ये सब लिखने वाली चीज है, ठीक ना। तो पॉजिटिव टेम्परेचर यानी धनात्मक ताप गुणांक किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ को ताप में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध अगर बढ़ जाता है, ठीक ना, जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे धनात्मक तापमान गुणांक, ठीक ना। और दूसरा है आपका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी ऋणात्मक ताप गुणांक, ठीक ना। ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होगा कि वैसा पदार्थ जिसको
हीट देने पर यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाए, यानी जिस पदार्थ को ताप बढ़ाने पर ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध घट जाता है तो उसे ऋणात्मक ताप गुणांक कहते हैं। ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग पढ़े कि ताप गुणांक क्या होता है। तो ताप गुणांक यह दर्शाता है कि टेम्परेचर में परिवर्तन होने से प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक ना। तापमान गुणांक यह बताता है कि प्रतिरोध यानी टेम्परेचर में कितना परिवर्तन होने से प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होता है। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो प्रकार के होते हैं। पहला पढ़े धनात्मक ताप गुणांक, दूसरा पढ़े ऋणात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक उसे कहेंगे जब पदार्थ में ताप बढ़ाने पर उस पदार्थ का प्रतिरोध अगर बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं धनात्मक ताप गुणांक। जैसे आप पॉजिटिव टेम्परेचर में यह लिख सकते हैं एग्जांपल में चांदी आपका लिख सकते हैं तांबा, एल्युमिनियम, ठीक ना, ईटीसी, पीतल, ये सब जो है सभी क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। यानी इस सब के कंडक्टर को जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिस पदार्थ को ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध जो है घट जाता है, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में लिखेंगे, यहां पर हम बता देते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का उदाहरण दे दीजिए। तो कागज, रबर, ठीक ना, कागज, रबर, कांच और अभ्रक, ये सब जो है जितने भी पदार्थ है वह सब क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ठीक ना। तो ये आपका इसका थ्योरी था। अब हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल, इसका हम सूत्र कैसे निकालते हैं वह देखेंगे, लेकिन यह देखेंगे आपके अगले क्लास में। तो कहिए ये कुछ थोड़ा बहुत समझे कि नहीं, बताइएगा। बताइए प्रिंस। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक बार और समझ लीजिएगा। अभी हम पढ़े क्या कि तापमान गुणांक का मतलब होता है कि टेम्परेचर में यानी तापमान में वृद्धि करने पर प्रतिरोध में कितना वृद्धि हुआ, ठीक ना। यही आपका दर्शाता है क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक ना। तापमान गुणांक यह दर्शाता है कि टेम्परेचर में वृद्धि या कम यानी वृद्धि करने पर प्रतिरोध में कितना का चेंज आता है, ये पढ़े। और बढ़े कि इसे अल्फा से सूचित किया जाता है, यानी तापमान गुणांक को अल्फा से सूचित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है पर डिग्री सेल्सियस होता है। यहां हम लिख देते हैं पर डिग्री सेल्सियस,
ठीक ना, याद नहीं रहेगा तो यहाँ से समझ लेंगे। इसका मात्रक पर डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ हम ये भी लिख दिए कि तापमान के बदलने के साथ यह प्रतिरोध में परिवर्तन को दर्शाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी धनात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक बोले कि वैसा पदार्थ जिसको तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, तो वैसे आपके पदार्थ को बोलेंगे धनात्मक ताप गुणांक। उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक ताप गुणांक। जैसे इसका उदाहरण हम आपको दिए कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, ये सब जो होते हैं वह धनात्मक ताप गुणांक वाले होते हैं। ठीक ना, यानी इस सब में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, अब दूसरा जब बताएं, दूसरा लिखा है क्या कि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक। ऋणात्मक ताप गुणांक क्या कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें टेम्परेचर में वृद्धि करने पर प्रतिरोध घट जाता है। ठीक ना, प्रतिरोध घट जाता है तो उस तरह के पदार्थ को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ बोलेंगे। ठीक ना, जैसे इसका हम लिखा है, इसका उदाहरण में लिखा है कि कागज, ठीक ना, रबर, कांच, अभ्रक, ये सब जो पदार्थ होते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक ना, और हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे कि पदार्थ तो तीन प्रकार के, एक होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। नहीं तो कंडक्टर जो भी होगा, चालक पदार्थ जो भी होगा, वह धनात्मक ताप गुणांक होगा। ठीक ना, और जो आपका कुचालक पदार्थ होगा या अर्धचालक पदार्थ होगा, वह सभी के सभी क्या होंगे? ऋणात्मक ताप गुणांक होंगे। क्या होंगे? ऋणात्मक ताप गुणांक होंगे। ठीक ना, आई होप यहां तक समझ गए होंगे। कल के क्लास में और अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग क्लास का टाइमिंग क्या रखे बोलिएगा? 12 बजे रखे कि 10:30 बजे? क्या होता है, नेट उट का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक ना, तो 12 बजे रखें कि 1 बजे रखें? आप लोग बताइएगा क्या रखेंगे? क्लास का टाइमिंग 12 हो या 1 हो? जवाब दीजिएगा। 12 बजे रखें, क्या कि 10 बजे जो होता है नेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक ना, वाईफाई अच्छा से काम नहीं करता है, तो 12 बजे रख दिया जाए इस क्लास का टाइमिंग। चलिए, वेरी गुड, सभी लोग कर रहे हैं 12 बजे। बिल्कुल ठीक है, 12 बजे से आपका कल से क्लास चालू होगा। तो कल 12 बजे नेट टाइम पे आप लोग आ जाइएगा लाइव। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।